सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। और आज हमारी सिलेबस एनालिसिस की 6 क्लास है और बहुत ही शानदार चीजें आपको बताने जा रहा हूं, कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। और इस कॉन्सेप्ट में आपको नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा और आज शायद आप बहुत नई नई चीजों को समझ पाएंगे। और फिर से इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप अपना नाम लिखें किस साल आपको आईएएस बनना है, कमेंट में जरूर मुझे बताएं, क्योंकि आज सबसे बड़ा फायदा होगा। आज मैं आपको रियल केस स्टडी में उतारने वाला हूं और सिलेबस को आप अपनी लाइफ से समझेंगे। अब हम यहां पर बात करते हैं कि आज हमारे सामने मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए अपना नाम और किस साल के आप आईएएस या आईपीएस ऑफिसर हैं। पूरे जोश और जज्बे के साथ कमेंट करें। सभी लोग कमेंट करें जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। और अपने सपनों को कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सपने कह सकता है वही सपने को पा सकता है। किस बात की शर्म है? आपके सपने हैं, आप इसके लिए अपना खून पसीना झोंक रहे हो और आप ये तब तक करते रहोगे जब तक आपको आपकी मंजिल हासिल ना हो जाए। यही सफर सबसे खूबसूरत सफर है और यही सफर आपको आगे लेकर जाएगा। वेलकम, वेलकम ऑल दोस्तों। तो आवाज क्लियर है? चलें आगे। वंडरफुल। कायनात आईएएस कायनात कौंसर 2026 वंडरफुल। साहिल कुमार 2026 आईएएस ऑफिसर रैंक 1 2026 वंडरफुल। आईएएस मागाराम 2027। क्या बात है, जोशीले नौजवानों से हमारा जो है मिलना हो रहा है। सो वंडरफुल। हम यहां से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, वेरी नाइस। सिलेबस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सिलेबस बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि सिलेबस को पूरा करके ही हम काफी चीजों को समझ पाते हैं कि यूपीएससी का डायमेंशन क्या है, यूपीएससी का जो है सेटअप क्या है, और हम इसके साथ आगे जुड़ते हैं। साथ ही साथ बताता चलूं, कल मुझे कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर, रेलवे एनटीपीसी का बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो वैकेंसी आई है और हम अपनी लाइफ में एक सुरक्षा भी चाहते हैं, एक जॉब चाहते हैं। बहुत समय बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। तो आप में से कितने लोग रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं? हमारा चैनल है रोजगार विद ओजांग, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और उसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप देश का सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट टीम के साथ, जो हमारी जांची पर की टीम है, उस टीम के साथ एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। जबरदस्त तरीके से जो है वो आप इन टीचर्स के जोश, इन जज्बे के साथ आप जोड़ सकते हो। वो भी मात्र 299। मतलब देश में इतना सस्ता रेलवे की तैयारी कोई नहीं करा रहा है। अगर आप भी इस तैयारी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 7678528990 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं, राइट? तो आप सोचना किस बात का? राइट दोस्तों? तो यहां फॉर्म दिया जा रहा है, फॉर्म भी भर सकते हैं। जो लोग रेलवे का सपना देख रहे हैं वो रेलवे का फॉर्म भरें और बाकी चीजों के साथ जुड़े रहें, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की। तो कितने लोग रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं? बहुत बड़ी वैकेंसीज आई हैं, गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। और पहले 100 छात्रों के लिए 299 रुपए का ऑफर है। 1999 का कोर्स मात्र 299 में है। और बॉबी सर को आपने पढ़ाते हुए देखा है, त्रिभुवन सर को देखा है, राज सर को देखा है, श्वेता मैम को देखा है। सभी बेस्ट टीचर हैं। आईएएस विद ओजांग सर के साथ साथ रोजगार विद ओजांग चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लें। बड़ी चर्चा है इन शिक्षकों की, इनकी मेहनत की, इनके कंटेंट की और एग्जाम ओरिएंटेड इनके पढ़ाने के तरीके की। तो अगर आप हमारा एक दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं, रोजगार विद ओजांग, तो वहां इनकी बहुत ढेर सारी निःशुल्क क्लासेस भी फ्री मिलने जा रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम शुरुआत करते हैं। और आज हम सिलेबस में एक नई चीज समझते हैं। दोस्तों, हमारी बात हो रही थी लास्ट, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, लास्ट हमारा टॉपिक, लास्ट हमारा डिस्कशन क्या था? स्पेशली जो सभी बच्चे कॉन्सेप्टर प्रीमियम में जुड़ चुके हैं वो मुझे बताएं कि क्या था उनका जो लास्ट टॉपिक जहां पर मैंने डिस्कशन किया था। कमान, सभी लोग।
और जो लोग एनटीपीसी के एग्जाम दे रहे हैं वो यहाँ फॉर्म भर सकते हैं 299 रुपए, मतलब हम ही हैं जो देश में इतना सस्ता कोर्स लेकर आ सकते हैं। सो वेल डन दोस्तों, लग जाइए। वेरी नाइस। हमने यहां बात की थी जनसंख्या और संबंधित मुद्दे। किसी को कोई डाउट? ये डिस्कशन चल रहा है जनसंख्या और मुद्दे। जनसंख्या के बारे में मैंने बताया, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में जो लोगों की संख्या है वो क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। मुद्दे के बारे में बताया कि इस जनसंख्या से रिलेटेड बहुत से इश्यूज हमारे सामने आते हैं। अब वो इश्यू क्या हो सकते हैं? जनसंख्या को क्या चाहिए? संसाधन। क्या चाहिए? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज वो होते हैं जो वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी वो सीक्वेंस में देखें, और जो बच्चे देख रहे हैं उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। एक्सेप्ट करते हो? कई लोगों ने कहा कि इस तरह से सर किसी ने भी नहीं पढ़ाया, जहां हर चीज मुझे जीरो से समझा रहे हैं, हैंडल विद केयर के साथ SWC मेथड में मुझे समझा रहे हैं, एक एक छोटे छोटे शब्द का मतलब समझ में आने लगा है। और कमेंट करके मुझे बताया कितने लोगों ने अपने दोस्तों का मानसिक उत्पीड़न भी किया है, जाकर पूछा जो कल तक आपका जो टॉर्चर करते थे, अरे यार हम फलानवा बड़ी कोचिंग में पढ़ते हैं, और जाकर उनसे कॉन्सेप्ट पूछा। ईमानदारी से बताओ, मेरा कौन सा वो जंकियन है जिसने अपने दोस्तों से ये जो क्रक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूछे? और आज जो पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, उसके बाद तो हाथ लगाने वाला कोई नहीं रहेगा, आप विद्वान लोगों से भी बातचीत कर पाएंगे, इतनी डेप्थ में चीजें जो है। तो कोई है यहाँ मेरा उजांकियन जिसको कुछ दोस्तों ने पहले बहुत परेशान किया, और अरे यार IAS की तैयारी कर रहे हैं, फलाना जानते हैं, और उन्होंने जाकर ये कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाए सर पे दे मारा उनके? कोई है? मुझे बताएं कमेंट करके कि कोई ऐसा मेरा उजांकियन है जिसने जाकर अपने दोस्तों से बोला, हाँ भैया अब समझाओ जरा मेरे को कॉन्सेप्ट कि ये वैल्यू एडिशन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफी क्या है, जनसंख्या किसे कहते हैं, ये महिला सशक्तिकरण क्या शब्द क्या है, ये मुद्दे किसे कहते हैं, विकास संबंधी मुद्दे का क्या मतलब है? विकास तो हमें बचपन से पढ़ाया गया पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मतलब क्या निगेटिव सेंस में भी विकास होता है? तो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा मेरा होनहार उजांकियन है जिसने जाकर उन दोस्तों को अब इंटेलेक्चुअल जवाब दिया है, उनके मुंह पे दे मारा है कि हाँ भाई ले ये कॉन्सेप्ट पकड़ो, मेरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर होता चला जा रहा है। कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है? तो चलिए अब हम बात करते हैं, हम लोग GS पेपर 1 में हैं, इंडियन सोसाइटी का पार्ट, हम सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं, और सिलेबस एनालिसिस पे कमांड करके ही आप बुक्स को अपना बना सकते हैं, यूपीएससी को अपना बना सकते हैं। वेरी नाइस। दिव्या ने पूछा है, कायनात ने कहा है कि हाँ सर हमने किया है। तो अब ये बड़ा जरूरी है कि आप इस चीज को समझें, राइट? चलिए, सो रिसोर्स चाहिए। जनसंख्या में जो यूथ हैं या वर्किंग एज पॉपुलेशन जिसे हम लोग कहते हैं, उसको क्या चाहिए? अवसर चाहिए। ये दोनों मिलाकर क्या चाहिए उसको? अवसर यानी अपॉर्चुनिटी चाहिए। जनसंख्या को ये चीजें चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जनसंख्या को अवसर चाहिए, जॉब चाहिए, जिसे हम लोग कई बार सामान्य भाषा में जॉब कहते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं रोजगार, राइट? रोजगार बोल देते हैं, जॉब कहते हैं, अवसर कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कहते हैं जनसंख्या को। इसके बाद जनसंख्या को कई नई नई चीजों की जरूरत है, इनसे संबंधित मुद्दे बहुत ज्यादा है, भीड़ भाड़ है, अवसंरचना चाहिए, क्या चाहिए इसको? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो हम एक एक शब्द को समझेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, चाहे वो मकान हो चाहे सड़क हो, अवसंरचना की जरूरत पड़ती है। तो चलो एक एक चीज को हम समझते हैं। हमने इसको समझा कि जनसंख्या संबंधी मुद्दे यानी कि पॉपुलेशन रिलेटेड इशू में जो हमारी पॉपुलेशन है उसको रिसोर्स चाहिए होगा, उसको संसाधन चाहिए होंगे। क्लियर है? ये क्लियर हो गया। संसाधन वैल्यू एडिशन के लिए माना जाता है, और जो इकोनॉमी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनती है वो सिर्फ वैल्यू एडिशन करती है। एग्जाम्पल दूं? गुलाब ने लिखा है कि मैंने पूछा, गुलाब रब्बानी हमारी जो है वो स्टूडेंट हैं, कॉन्सेप्टर प्रीमियम अभी मेरे साथ ज्वाइन किया है, और इन्होंने लिखा है कि सर मैंने पूछा था और बोलती बंद हो गई उनकी। बिल्कुल है, ये जो लोग नहीं जानते वही ज्यादा बोलते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट, अभी आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं उसके बाद तो हाथ नहीं लगा पाएंगे, तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूं। यही मेरे पढ़ाने का तरीका है। मैं आपकी इंपावरमेंट में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं। मैं ये नहीं मानता कि ये स्टूडेंट टैलेंटेड है तो इसका सिलेक्शन होगा, ये नहीं है इसका नहीं होगा। नहीं भाई, मैं NLP एक्सपर्ट हूं, और मुझे मेरे गुरु ने एक ही चीज सिखाई है कि देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ ब्रेन्स।
यहां पर पास और फेल होने वाली बात नहीं है। देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रेन इन द वर्ल्ड। संसार में केवल दो तरह के मस्तिष्क होते हैं, ट्रेन्ड माइंड एंड अनट्रेन्ड माइंड। यानी वो जो ट्रेंड है, अगर वो ट्रेंड है तो सक्सेसफुल है, अनट्रेन्ड माइंड है यानी उसकी ट्रेनिंग की संभावना है, अगर उसको सही ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो भी सफलता पा सकता है। और ये मैंने हजारों स्टूडेंट पे ट्राई करके देखा है। डेफिनेटली अगर आप अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं, सही कोच के साथ आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, सही टेम्परामेंट के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो दुनिया में आप ये मत सोचिएगा कोई आपसे कहता करे तुम ब्रिलियंट नहीं हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, फलाने ने ऐसा कहा, सबको दिमाग से निकाल दो। थिंक कि मुझे 2 साल की एक जबरदस्त ट्रेनिंग मिल गई, आई कैन अचीव एनीथिंग। तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, बस आपको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। सो रेडी हो आज के कॉन्सेप्ट के लिए? वंडरफुल। और एक चीज और बता दूं कि आज मैं 1:30 बजे इसी टॉपिक पे आंसर राइटिंग लेकर आ रहा हूं। स्पेशली जो कॉन्सेप्टर प्रीमियम के स्टूडेंट हैं वो बड़े ध्यान से सुन लें, जिन्होंने एडमिशन ले लिया कॉन्सेप्टर प्रीमियम में और उन्होंने मुझे अपना 2 साल दे दिया कि उजंग सर अब आप तैयार करिए। आज 1:30 बजे उनकी आंसर राइटिंग की भी क्लास है, याद रखिएगा। 1:30 पर मैं आऊंगा, इसी चैनल पे भी आ रहा हूं, ऐप पे भी आ रहा हूं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके मैं आज आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। सो बी रेडी फॉर दैट। मैंने आपसे कहा था मैं आपका टेस्ट लूंगा, कई लोगों ने कहा सर प्लीज मंडे ले लीजिए। आज मंडे है और आज मैं उसके साथ जाऊंगा। तो मेरे पढ़ाने का अंदाज लगभग ऐसा ही रहता है, जहां मैं चीजों को पढ़ाने के साथ साथ उसको नर्चर करना भी सिखाता हूं। और अब मैं आपको और 360 क्रिटिकल थिंकिंग आज 1:30 बजे सिखाने वाला हूं। कई लोगों ने कहा सर, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर मेरी आंसर राइटिंग बहुत वीक है। जब मेरे साथ काउंसलिंग हुई, तो अगर आप भी मेरे साथ काउंसलिंग में जुड़ना चाहते हैं, आप भी इन बच्चों की तरह अपनी बात मुझसे कहना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर है 8285894079। आज मैं फिर 20 बच्चों से बात करने जा रहा हूं, याद रखिएगा 8285894079 इस पे व्हाट्सअप करना है। आपको अपना टाइम स्लॉट लेना है और आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। जो आपकी मुझे जानकारियां पता चलती हैं, जो बैरियर पता चलते हैं, उस पर मैं काम करता हूं। ज्यादातर लोगों का बैरियर निकल कर आया ओवर थिंकिंग, और दूसरा जो है निकल कर आया कि वो राइटिंग नहीं कर पाते हैं। सो आज मैं आपको 360 थॉट मैपिंग प्रोसेस सिखाऊंगा। जो आपने पढ़ा है, अब इसी पढ़े में अपना बेस्ट कैसे निकालना है, इसके बारे में आज हम कितने बजे बात करेंगे? 1:30 PM पे। आज दिन में, दोपहर में 1:30 बजे बात करेंगे। और जितने भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्टर प्रीमियम 2 साल के साथ मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ नई नई स्किल्स और एकेडमिक्स दोनों के मास्टर बनना चाहते हैं, तो उनके पास 2 तरीके हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक है 7 अक्टूबर से गुरुकुल बैच, गुरुकुल 2 ईयर बैच नोएडा में हमारे कैंपस में, और दूसरा है ऑनलाइन कॉन्सेप्टर प्रीमियम बैच। ये 2 तरीके हैं जहां मैं आपके अनट्रेन्ड ब्रेन को ट्रेन्ड ब्रेन में कन्वर्ट कर दूंगा। और मैं विश्वास करता हूं अगर आपकी ट्रेनिंग सही है तो नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8285894079। आप डायरेक्टली इसमें एडमिशन नहीं ले सकते जब तक आप मेरे इंक्वायरी के थ्रू नहीं गुजरेंगे, मेरे प्रश्नों के माध्यम से नहीं गुजरेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो मैं आपसे बात कर रहा था संसाधनों के बारे में। वैल्यू एडिशन कहते किसको है, जरा इस बात को समझो। आज आपको मैं एक 2 बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, चाइना और भारत का। 2 कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं। हाउ इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। चाइना का ग्रोथ मॉडल क्या है जरा समझो, ठीक है। दोनों देशों में सोयाबीन ऑयल की खपत होती है। आपके घर में भी होती है ना सोयाबीन का तेल, सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन का तेल सब्जी बनाने में हर जगह इस्तेमाल होता है। अब जरा दोनों देशों की कहानी सुनो और वैल्यू एडिशन को समझो कि वाई वैल्यू एडिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और चाइना का ग्रोथ मॉडल क्या है। और आज आप जो बात सीखोगे वो आपके बहुत काम आने वाला है। जरा ध्यान से देखो, घर में सबके इस्तेमाल होता है सोयाबीन तेल, रिफाइंड ऑयल जिसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, रिफाइंड ऑयल। उसमें सोयाबीन हार्ट के लिए अच्छा अच्छा दुनिया भर का एड भी आता है, सबके घर में इस्तेमाल होता है। जल्दी से बताओ, रिफाइंड ऑयल। अब तो सरसों रिप्लेस हो गया, मोस्टली सब जगह जो है रिफाइंड ऑयल ही इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होता है, ये निकाला जाता है सोयाबीन के बीज से, सोयाबीन के सीड से। अब देखो, ये जो सीड है वो अफ्रीका में ज्यादा पैदा हो रहा है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका जैसे देश में। अब देखो दोनों देशों का अंतर। भारत क्या करता है, डायरेक्टली बड़े पैमाने पर सीधे ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, इंपोर्ट करता है ऑयल। और इसकी वजह से अगर आप स्टैट पढ़ेंगे तो भारत को विदेशी मुद्रा जो है अपनी फॉरेन एक्सचेंज, वो बहुत बड़े पैमाने पर दे देनी पड़ती। भारत का जो फॉरेक्स है,
जिसे हम लोग फॉरेक्स कहते हैं, वो बर्बाद हो जाता है। भारत सीधे क्या करता है, ऑयल इंपोर्ट कर देता है और ऑयल इंपोर्ट करके फिर वो पैकेजिंग करके मार्केट में बेच देता है। इससे भारत का फॉरेक्स जो विदेशी मुद्रा है वो बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाती है, जो कि हमारे दूसरे काम आने वाली है। अब जरा चाइना का मॉडल देखो। चाइना क्या करता है, सोयाबीन का बीज मंगाता है, सीड मंगा लेता है, ठीक है, सीड मंगाता है। सीड को क्या करता है, ये ऑयल पहले निकाल लेता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है। इसका बहुत अच्छी मशीनें हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसने क्या किया, वैल्यू एडिशन पर फोकस किया। अब दोनों का अंतर देखो। तो चाइना ने बीज मंगाया, बीज पड़ता है सस्ता, ऑयल पड़ता है महंगा, क्योंकि वो प्रोसेस हो गया है, तो वो हो गया जो रिफाइंड गुड, फाइनल प्रोडक्ट। तो इकोनॉमिक्स की थोड़ी भी नॉलेज होगी अगर आपको, तो जो फाइनल गुड्स होते हैं, यानी जो अंतिम वस्तु होती है, उस पर टैक्स ज्यादा लगता है, उसकी कीमत जो है ज्यादा होती है। चाइना क्या करता है, सोर्स मटेरियल मंगा, प्राइमरी गुड मंगा लेता है, यानी वो सीधे बीज मंगा लेता है। ठीक है, चलो बीज, अब बीज पड़ गया सस्ता, चीप है ये इसके लिए, इसको उतना ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ा। दोनों देशों के पास पर्याप्त सोयाबीन बीज नहीं है, लेकिन भारत ने मंगाया तेल, और वो फाइनल गुड्स होने की वजह से, प्रोसेस गुड होने की वजह से उस पर ज्यादा उसको पैसा देना पड़ गया। चाइना ने मंगाया बीज, सस्ता पड़ गया, चाइना ने बीज से निकाला ऑयल। लेकिन चाइना ने जो बीज में पैसा खर्च किया, चाइना उसको निकालना चाहता। अब क्या करता है, चाइना निकालता है ऑयल। इसके बाद क्या होता है, आपने घरों में न्यूट्रीला खाया होगा, न्यूट्रीला है ना, वो जो सब्जी में डालते हैं, सोया चंक जिसे बोलते हैं, तो वो सोया चंक भी बना लेता है। फिर क्या करता है, ये इसी बीज से सोया मिल्क, आजकल बड़े सेलिब्रिटीज जो है, सोया मिल्क बहुत महंगा महंगा होता है, प्रोटीन सोर्स होता है, सोया मिल्क प्रोसेस करके बेच देता है, सोया मिल्क निकाल लेता है उसी बीज से। जस्ट बिकॉज ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनें इसके पास हैं, बहुत अच्छा डिलीवरी सिस्टम इसके पास है। और जो बिल्कुल बेकार वाला बच जाता है, बिल्कुल बेकार वाला जो कोई भी काम नहीं आता, उससे चारा बना लेता है। इस चारे को खाकर प्रोटीन से जो होता है भर जाते हैं, मांस बेचने के बड़ा काम आता है। ये पशुओं में उनको खिलाया जाता है और उससे उनका वजन बढ़ जाता है, उनकी जो है वो डेवलपमेंट उनका तेजी से होता है, और इसकी वजह से वो क्या होता है, विश्व बाजार में ज्यादा अच्छा मांस बेच पाते हैं। अब आप देखिए कि एक बीज से इसने इतने प्रोडक्ट बनाए, और जिस देश से इंपोर्ट किया उसी देश को वापस भेज दिया। जिस देश से इंपोर्ट किया, 10 रुपए का इंपोर्ट किया और 20 रुपए का सामान बेच दिया। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चला गया, भारत एक इंपोर्टर हो गया। इसने सीड इंपोर्ट किया सस्ता, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए, ऑयल बना लिया, सोया चंक बना लिया, सोया मिल्क बना लिया, और जो लास्ट में बचा उसे फूडर भी बना लिया, चारा बना लिया, और जिस देश से मंगाया उसी देश को बेच दिया। मतलब 10 रुपए का सामान मंगाया और उसको जो है मल्टीट्यूड करके दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर दिया। इसीलिए चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और सबसे बड़ा जो है वो उसके पास फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार। हमने अपना विदेशी मुद्रा भंडार गंवा दिया, चाइना ने विदेशी मुद्रा भंडार कमा लिया। तो आपने क्या देखा, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर सिर्फ वैल्यू एडिशन का, मूल्यवर्धन का। हमने मूल्यवर्धन नहीं किया, हमारा मूल्यवर्धन 0.88% है। ठीक है, हम किसी चीज में केवल 0.88% करते हैं, हम सामान मंगाते हैं बेचते हैं, मंगाते हैं बेचते हैं, लेबल करके बेच देते हैं। चाइना से 20 रुपए की झालर मंगाई और भारतीय बाजार में चांदनी चौक में हमने 25 रुपए में बेच दी, 5 रुपए में फायदा मिला। चाइना ने क्या किया, गांव गांव में जाके वो सस्ता सस्ता उसने वो झालर बनाकर बेची, तो 5 रुपए का सामान उसने भारत को बेचा। तो चाइना में वो झालर मास मैन्युफैक्चरिंग में 5 रुपए पड़ रही है, भारत को उसने 20 रुपए में बेचा, तो चाइना को फायदा कितना हुआ, 15 रुपए का। भारत ने उसको 20 रुपए में खरीदा लेकिन 25 रुपए में बेचा, भारत को कितना फायदा हुआ, 5 रुपए का। किसको ज्यादा फायदा हो रहा है, किसको ज्यादा फायदा हो रहा है, चाइना को या भारत को? ऑब्वियस सी बात है, आप ये गणित बता पाएंगे कि भाई चाइना को ज्यादा फायदा हो रहा है, तो उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यू एडिशन। क्लियर हुआ? तो किसी भी इकोनॉमी में अगर आपको नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनानी है, तो आपको किसी भी हालत में क्या करना पड़ेगा, आपको नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन करना पड़ेगा। हाँ या ना? आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर है? वेरी नाइस, समझ में आया मूल्यवर्धन क्या होता है? चाइना लगभग अपनी इकोनॉमी में 3% वैल्यू एडिशन करता है, भारत 0.88% करता है। इसीलिए चाइना मात्र इतना वैल्यू एडिशन करने की वजह से दुनिया में सबसे टॉप पर जा रहा है। तो भारत को भी क्या करना पड़ेगा,
वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम आगे जा पाएंगे। इंपोर्ट करने से हमारा काम नहीं बनेगा, इसीलिए हमने मेक इन इंडिया पॉलिसी को एस्टैब्लिश किया कि हम अपने देश में धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अब यहां तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो पॉपुलेशन रिलेटेड मुद्दों में हमने ये चीज समझ ली, क्लियर है, सभी का दिल से ओपन है कि हाँ सर ने कुछ नई चीज बताई। रटा तो हमने बहुत, समझा हमने आज पहली बार कि किसी भी इकोनॉमी में सरकार क्यों कहती है अच्छी स्किल्ड लोग होने चाहिए। कौन ये चेंज करेगा? मशीनें कौन बनाएगा? वो जो स्किल्ड लोग होंगे। जब आपके कॉलेजेस से अच्छे लोग नहीं निकल रहे हैं, मशीनों पे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, फूड डिलीवरी कंपनीज में जो है वो पढ़ाई करके, जो है बीटेक की पढ़ाई करके भी पिज्जा और जो है वो बर्गर की डिलीवरी कर रहे हैं, तो वो कंट्री वैल्यू एडिशन नहीं कर पाता है। वैल्यू एडिशन तब होता है जब आप सोफिस्टिकेटेड मशीनें बना लें, प्रोडक्शन मैथोलॉजी बना लें और आप 10 रुपए की चीज को 20 रुपए में बनाकर बेच दें। तो दोनों देशों का आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या है और क्यों चाइना की ग्रोथ ऐसी हो रही है। वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू एडिशन के लिए आपको अपने यूथ को अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी। यस और नो? अपॉर्चुनिटी देनी होगी। अब आप सब लोग मुझे बताइए किसने किसने अवसर, देखिए अवसर तो सभी लोग जानते हैं ना, अपॉर्चुनिटी या अवसर शब्द को समझा होगा? कितने लोग अवसर या अपॉर्चुनिटी शब्द को जानते? कमेंट करके बताइए धड़ाधड़। हो सकता है आज ओजांग सर कुछ ऐसा बता दे हैंडल विद केयर में जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो वक्त आ गया आईएएस ऑफिसर बनने का, आईपीएस ऑफिसर बनने का, कुर्सी पर तैयार हो। अब मैं इसी केस स्टडी में लेके जा रहा हूं, दिमाग हिल जाएगा। तो किसने किसने ये शब्द सुना है? कितने कितने लोग ये जानते हैं शब्द? आपने सुना होगा, अरे यूथ को तो जो जॉब्स देनी होगी, यूथ को अवसर देना होगा। हर नेता चिल्लाता है, हर नेता चिल्लाता है, यस या नो, कि हम आएंगे तो इतनी जॉब दे देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, यूथ को ऐसा दिया जाना चाहिए। पूरे देश में बस यही केवल चिल्लाहट हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन के इस हिस्से को तुम्हें एब्जॉर्ब करना होगा। बट ये अवसर इतना कहने के बाद कितने लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, ये नेता हर साल आते हैं इलेक्शन में, चिल्लाते हैं, ये जो पॉलिसी मेकर है कि हम यूथ को जॉब देंगे, हम अवसर देंगे, ये दे काहे नहीं पा रहे हैं भाई? टैक्स का पैसा इनके पास, सारी चीजें इनके पास। कभी तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आता है कि हर गवर्नमेंट आती है, हम ये ऐसा कर देंगे, हम इतने यूथ को जो है ये कर देंगे, जॉब दे देंगे, ये कर देंगे, अवसर दे देंगे, महिलाओं को अवसर देंगे, ये दे क्यों नहीं पाते? कभी आपने सोचा? कभी मन में सवाल आया कि इतनी, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद उनको पता है कि वो इलेक्शन भी हार सकते हैं? उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी सीटें कम हो गई, उसमें एक जॉब जो है पेपर लीक एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। अब आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट के लिए कितना आसान है? वैकेंसी निकाली, वैकेंसी भर दी, अगर इलेक्शन भी जीतने पर उसमें फायदा है तो वो तो जीत जाएंगे, 5 साल और गवर्नमेंट में रहेंगे। तो अगर ये इतना आसान है तो वो यूथ को क्या जॉब नहीं देना चाहते? भाई आज की डेट में अगर यूथ को जॉब नहीं, देखो बांग्लादेश में देखो क्या हुआ, यूथ ने सरकार पलट दी। यूथ जोशीला होता है, होश में नहीं होता है, तो वो तो जो चाहे वो कर सकता है, दुनिया में आंदोलन कर सकता है, उसको न जीने न मरने किसी चीज की टेंशन नहीं है। इस उम्र में टेस्टोस्टेरोन इतना बड़ा हाई होता है, इतना ज्यादा जोश होता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। हाँ जी, जरा जल्दी से मुझे बताइए कि क्या रीजन है कि हम अवसर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जिस हिसाब से हमें क्रिएट करना चाहिए? कुछ दिमाग में आज चल रहा है ना? तो चलो, तैयार हो? कमेंट करके बताओ यस सर, रेडी हैं आज समझने के लिए। और आज जो तुम्हें समझाऊंगा ना, किसी से पूछ के देखना, गारंटी के साथ आज पूछना उस पर, कि इतना कुछ संसाधन है। सरकार देखो अभी जॉब क्रिएट करते, देखो धड़ाधड़ वैकेंसी निकाले, सेलेक्ट जो है वो चुनाव जीत जाएगी। लोकतंत्र में ऐसा होता है। मेरे कुछ स्टूडेंट खतरनाक है, उन्हें याद है, लेकिन जो नए बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछना, जो पहली बार इस शब्द को सुन रहे हैं। रेडी हो? चलो, अवसर, अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।
व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी? तो हमें ऐसा बताया जाता है कि अरे भाई अवसर है, अवसर है, यानी आप गए और यू जस्ट ज्वाइन द जॉब, पढ़ा लिखा यूथ है, जॉब ज्वाइन कर ले। लेकिन अभी इसी बार के बजट में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है वो मार्केट में है ही नहीं है। यूथ में 50% यूथ जो है वो स्किल्ड नहीं है, दे आर नॉट स्किल्ड, राइट, दे आर नॉट स्किल्ड अकॉर्डिंग टू द जॉब। अब जरा हम इसके बारे में बात करें कि अवसर होता क्या है। अब जरा ध्यान से समझो। तो अवसर के 4 डायमेंशन है, ठीक है। नंबर 1, पहली चीज है, आर यू एडुकेटेड और स्किल्ड और नॉट, यानी आप क्षमतावान या शिक्षित हैं कि नहीं है, पहली चीज। तो लोगों को लगता है कि नौकरी पाने के लिए एजुकेटेड या स्किल्ड होना जरूरी। हमने डिग्री ले ली, हमने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, हमने एमए बीए कर लिया, तो हमें लगा कि अब हम जॉब के लिए जो है तैयार हो गए। ये लेमैन कहेगा, ये मेरा स्टूडेंट नहीं कहेगा। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप फील करेंगे। तो ये हो गया पहली शर्त। और याद रखिएगा, अवसर में जब तक ये चारों चीजें नहीं होंगी तब तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं कहलाएंगे। और आज के बाद आप किसी को भी इस सवाल का सवाल जवाब दे सकते हो कि पढ़े लिखा यूथ जो है उसको जॉब क्यों नहीं मिल रही है, वो क्यों नहीं जा पा रहा है। आप बहुत सी चीजों के बारे में बात करें, कई लोग कह रहे हैं अरे साहब सरकारी नौकरी बंद हो गई, अरे साहब ये हो गया, प्राइवेट नौकरियां कम है। नौकरियां अपना स्वरूप बदलती रहती हैं। सो आइदर आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, ठीक है। स्किल का मतलब होता है जो मार्केट डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से खुद को बदल देना। लेकिन ये पहला पार्ट हो गया। अगर आप एजुकेटेड है तो इससे आपको नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। बड़े ध्यान से इस बात को सुनो, ठीक है। जैसे आप में से कई लोग कोचिंग चले जाते, बोले यार फलाना रील वाली कोचिंग देखे थे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे, सिलेबस नहीं समझोगे, जब तक आप रोज क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तक कोई वैल्यू नहीं है उसकी। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट पे। लेकिन जिस समय ये आप एजुकेशन ले रहे हो उसी समय मार्केट जो है वो आपको एब्जॉर्व करे। मार्केट यानी बाजार आपको अवशोषित करे, यानी उसी के रेफरेंस में जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, चाहे आपकी एजुकेशन के रेफरेंस में, चाहे आपके स्किल के रेफरेंस में। अगर आप पढ़े लिखे हो और मार्केट, जैसे मान लो 2 तरह की मार्केट है, गवर्नमेंट मार्केट और प्राइवेट मार्केट, ठीक है, और तीसरी होती है एंटरप्रेन्योर मार्केट। 3 तरह की मार्केट है। यानी या तो सरकार नौकरियां पैदा करे जैसा समाजवादी सरकारों में होता है, या तो कंपनियां भारत में आए खूब ढेर सारी और वो जॉब क्रिएट करें, या तो तीसरा है कि आप खुद जॉब क्रिएटर बन जाओ, जैसे चाइना है तो मोस्टली उद्योगपति हैं, या बहुत से पश्चिमी देश हैं कि मैं अपना काम खुद करूंगा, जिसे वर्क कल्चर कहते हैं। कोई बात नहीं है, चाय की बड़े सी दुकान खोल लेंगे, वड़ा पाव जो है बेचने वाली लड़की जो बिग बॉस में जा सकती है, छोटे छोटे दुकानें, अपना काम करने में कोई शर्म नहीं। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया, अच्छा पैसा कमा रहा, गाड़ी खरीद ली, मकान खरीद लिया, कोई यूट्यूबर बन गया। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आप बहुत एक्सप्लोर करें, अपना खुद का काम करें। कोई ट्रैवल ब्लॉग कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, गुड इन्फ्लुएंसर। तो ये क्या हुआ, आपके पास मार्केट होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत ज्यादा ना करे, प्रोत्साहित करे, एफडीआई मंगाए, टेक्नोलॉजी मंगाए भारत में ऐसा एनवायरमेंट हो। तो ये 2 चीज। लेकिन आपको लगेगा अरे अब तो जॉब क्रिएट हो गई, अब तो जॉब क्रिएट हो गई, ठीक है। अब आ जाओ तीसरी चीज पे। तैयार हो ऑफिसर्स मेरे साथ? अब क्या हुआ, तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि भारत में एक बड़ी दिक्कत है। अब जो हमारी बच्चियां हैं या लड़के हैं, मान लो आपकी एक नौकरी लगी, ठीक है। अभी हमारे यहाँ एक लड़का आया जॉब से, वो बहुत दूर से 70 किलोमीटर दूर से वो जॉब करने के लिए आ रहा था। तो उसने जॉब तो ज्वाइन कर ली, लेकिन जब उसको 7-8 दिन आना पड़ा, हमने उसको ट्रेनिंग दी, तो उसने कहा सर हम नहीं आ पाएंगे। क्यों? बोले सर 2.5 घंटा आने में लग रहा है, 2.5 घंटा जाने में लग रहा है, इतनी दूर, और कई बार बस नहीं मिलती, बारिश बहुत हो रही है, सब कुछ दिक्कत है। तो मान लो आपने दोनों चीजें कर दी और आपको लगा अरे साहब अब तो जॉब क्रिएट हो गई, अब तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तो यहीं पे मामला गड़बड़ हो गया। कैसे? आप मुझे बताओ कि आपके घर से बहुत दूर मार्केट, आपको शुरुआती दौर में इतना अच्छा पैसा नहीं दे पा रहा, बड़ी जनसंख्या हमारी, तो हमारे यहाँ क्या था, लेबर सस्ता है। ये अमेरिका ब्रिटेन की तरह नहीं है
जहां पर जो है बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ शुरुआत में जो जॉब होती है बहुत सस्ती होती है, क्योंकि इसीलिए वजह से दुनिया भर की कंपनियां आ रही है। ये बड़ा अजीबोगरीब पैराडॉक्स है, विरोधाभास है, कि दुनिया भर की कंपनियां भारत में इसलिए आ रही क्योंकि सस्ता लेबर मौजूद है, क्योंकि जनसंख्या बहुत है, यूथ पॉपुलेशन बहुत है, तो आपको कम पैसे में नौकरी पे रखती हैं। ये सच्चाई है प्राइवेट सेक्टर की, तभी तो भारत आएंगी, नहीं तो अमेरिका में नहीं वो काम करेंगी। तो अब क्या हुआ, वो आपको सस्ते में रख रही, लेकिन दिक्कत ये है आपको आने जाने के लिए ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। क्या आप ये दोनों होने के बावजूद आपने पढ़ाई लिखाई भी की, आपकी नौकरी लग गई, क्या आप नौकरी कर पाओगे? हाँ या ना में जवाब दो। क्या आप नौकरी कर पाओगे? आपको 3 घंटा आना, 3 घंटा जाना और मिलना आपको 10,000 12,000 है। आप नौकरी कर पाओगे? और नौकरी करोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं, बड़ा मुश्किल है। भारत में बहुत चुनौतियां हैं। अब आपको एक बहुत अजीबोगरीब बात बता रहा हूं, दो तरह की कनेक्टिविटी, आज एक नई चीज जोड़ रहा हूं, एक मेंटल कनेक्टिविटी और एक फिजिकल कनेक्टिविटी। दो तरह की कनेक्टिविटी होती है, मेंटल, अगला थर्ड जो है वो कनेक्टिविटी, जुड़ाव। बहुत से गांव, अभी भी आप बरसात में चले जाइए, भारत के बहुत से गांव हैं जो शहरों से कट गए, पानी भरा हुआ है, पक्की सड़कें नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जाके देख लीजिए, आसाम कट गया है, आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं, ट्रेन नहीं, बस नहीं। कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा हिस्सा देख लीजिए, बर्फ गिरी हुई है, सड़कें बंद हैं, तो वहां का यूथ कैसे नौकरी पे जाएगा? अब दो तरह की कनेक्टिविटी, एक फिजिकल भौतिक और दूसरी मेंटल। अब केस स्टडी दे रहा हूं, आज आप यूथ हैं, ठीक है, आपको भारत में क्या हुआ, सरकार ने कहा कि हम जो है वो प्राइवेट कंपनीज को लेकर आ रहे हैं, चलो भाई प्राइवेट कंपनी आ गई। इसने क्या हुआ, इसको सरकार ने बताया कि भारत में सस्ता श्रम है, तो सस्ता श्रम मतलब मान लो आपकी नौकरी लग गई 10,000 रुपए में, चलिए भाई, सरकार ने ये तो दिखा दिया आंकड़े, आप भी सरकार खुद से भारत में सस्ता श्रम है तो दुनिया भर की कंपनी भारत में भाग कर आ रही। ये सब तो आपने पढ़ा होगा, आज आपके दिमाग का ढक्कन खोल देता हूं मैं, पूरा दिमाग का ढक्कन खोल देता हूं, देखो मजा कितना आता है। गवर्नमेंट ने कहा कि देयर इज अ चीप लेबर इन इंडिया, यही तो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो भैया चीप लेबर तो है। अब अंदर की बात जानो कि जब चीप लेबर है, कंपनी पैसा लगाने को तैयार है, सब कुछ है, तो फिर भी जॉब क्रिएट क्यों नहीं हो रही है? आज जाकर किसी सीनियर को पटक के ये बात क्वेश्चन पूछना कि भैया आप बताओ कि एफडीआई, अभी सरकार ने बजट में बोला एफडीआई बहुत बढ़ गई है, भारत में सेंसेक्स हाई पहुंच गया है, आपने देखा शेयर बाजार भागा चला जा रहा है, इतनी पूंजी है तो जॉब क्यों नहीं है? जॉब क्यों नहीं है बताता हूं तुम्हें ना। अब तुम्हारी नौकरी लगी 10,000 की, लेकिन दिक्कत क्या है, भारत एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल कंट्री है, ज्योग्राफी भी तो पढ़नी है, इसीलिए तो कहा कि ये सिलेबस खत्म होते होते तुम्हारा दिमाग एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा कि वाकई में तुम कहोगे यूपीएससी पढ़ाई है। भारत की ज्योग्राफी को उठा के देखो, पर्वत पठार, मैदान, झीलें, लेक्स, माउंटेन्स, हमारे पास सब कुछ है, बहुत दुर्गम इलाका है, और हम अपने गांव को कनेक्ट नहीं कर पाए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर पाए। आज भी हमारे कई गांव जो है कनेक्टिविटी से दूर है, बस एक आती है सुबह, एक आती है शाम को, छूट गई तो ऐसी की तैसी। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बता रहा हूं, अब 10,000 रुपए की नौकरी लगी, अब पता चला आपका आना जाना किराया ही 10,000 रुपए लग रहा, आपके शरीर की दिन भर ऐसी की तैसी। अब देखना गवर्नमेंट ही कैसे सिस्टम को बर्बाद करती है, आज ऐसी चीज बताऊंगा कि मजा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, आप आने जाने लगे, अब आपकी रेल छूट गया, ट्रेन छूट गई, बस छूट गई, बस नहीं आई, बॉस उधर डांट रहा है, प्राइवेट सेक्टर है, कुछ नहीं सुनवाई है वहां पे, वहां आपका जो है आपको मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, आप रोज टॉर्चर हो रहे हैं, शरीर एकदम थक के टूट के जा रहा है, सुबह आप 5 बजे निकल रहे हो, रात में 11 बजे आ रहे हो, बहुत लोग जॉब करते होंगे उनको पता होगा, लड़कियों के लिए तो और मुश्किल बात है, घर वाले अलग परेशान है, ठीक है। तो आप क्या होता, आप जॉब क्विट कर देते हो, जॉब क्विट कर देते हो, चला बैठ हमसे नहीं होगा, देखेंगे कुछ, आप जॉब क्विट कर देते हो, आप कंफर्ट जोन में वापस आ जाते। और वहीं गवर्नमेंट क्या करती है, अब जरा देखो, अब वो चीज बताने जा रहा हूं जो रिपोर्ट्स में आई है, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ग्रामीण लोगों की मदद के नाम पर कि भाई हमें इलेक्शन जीतना है, हम आपको इतने किलो राशन दे रहे हैं, इतना चीनी दे रहे हैं, इतना फलाने दे रहे हैं, इतना आपको ये सुविधा दे रहे हैं, आपको ये हेल्थ दे रहे हैं। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता होगा, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता होगा कि सरकार कितनी मदद कर रही है, लेकिन इकोनॉमिक्स और सोसाइटी अलग तरीके से चलती। अब जो बात कह रहा हूं, अगर वाकई में
एक नया डायमेंशन मिला तो लाइक जरूर भेजना, हार्ट जरूर भेजना, मुझे भी अच्छा लगेगा यार कि कुछ नया रिसर्च लेकर आया हूं और मैं रिसर्च करके ही पढ़ाता हूं। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ढेर सारी चीजें फ्री कर दी, आपको मकान दे दिया, आपको जो है अनाज दे दिया, आपको जो है वो सस्ता तेल दे दिया, सब कुछ दे दिया आपको। इधर क्या था कि अगर आप ये जॉब करते तो आपको क्या मिलता, एक्सपीरियंस। भाई आप तो ये पता है ना कि हमारे स्कूलों में कोई एक्सपीरियंस दिया नहीं जाता, हमारी एजुकेशन में वैकेशनल एजुकेशन नहीं है, कोई भी श्रम तो सिखाया नहीं जाता, स्किल। हमारे यहाँ तो रट्टाफिकेशन है, रट लो, ये यहां युद्ध हुआ, वहां युद्ध हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो रहा है ये हमें नहीं बताया जाता। एग्री करते हो कि नहीं, जहां जहां एग्री करते जा रहे हो मुझे बताते जाओ कि हाँ सर, दिल खोल दिया आपने, एकदम दिमाग का ढक्कन खोल दिया। तो भैया एक्सपीरियंस तो है नहीं हमारे स्कूल, एक्सपीरियंस हमें कहां मिलता है, जब हम जॉब में जाते हैं। अब जरा वीसीएस सर्किल ऑफ जॉब के बारे में बात करो, बहुत ही शानदार हो। मैं अपनी सोशल मीडिया टीम से कहूंगा कि ये वीडियो निकालकर हर बच्चे तक भेजो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, इधर तो आपका एक्सपीरियंस आपको जॉब करने से ही मिलता, प्रैक्टिकल ग्राउंड है वो आपका, आपकी किताबें आपके किसी काम की नहीं है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट आपको ढेर सारी फ्रीबीज दे रही है। अब मैंने तुमसे कहा कि दूसरा है मेंटल और मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब घर वाले क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, अब जरा ध्यान से, सबके किसके किसके घर में हुआ, ए भाग, लड़की कोई परेशान है, देर रात आ रही है, घर वाले परेशान है, 50 सवाल पूछे जा रहे हैं, अरे ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, कहां रहती हो इतनी देर तक, इस तरह से बातें करते लोग। अब वो बेचारी ट्रेन में धक्के खा रही है, वहां पर कोई हाथ लगा रहा है, कोई छेड़छानी कर रहा है, तमाम तरह की चीजें। अभी आ रहा हूं उस पर भी। तो घर वाले कहते हैं अरे मार 10,000 रुपए रुपल्ली, गांव में ऐसे बोलते ना, मार 10,000 रुपल्ली की नौकरी को लात, इतना तो सरकार ही हमें दे रही है, इतना तो घर में हम तुम्हें खिलाई दे रहे हैं, 4 आदमी खा रहे हैं, एक और खा लेगा, क्या दिक्कत है, 4 रोटी और खा लियो। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते, मुझे बताना, ऐसी बात होती कि नहीं होती। मेंटल कंस्ट्रक्ट की बात करो। इंफ्रास्ट्रक्चर लैक 2 जगह से है। एक तो आप बेचारे बड़ी मुश्किल से आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब, सस्ता श्रम है, सरकार इसीलिए उस कंपनी को खींच के लेकर आई है विदेश से, आपकी कनेक्टिविटी नहीं, गवर्नमेंट कनेक्टिविटी नहीं दे पाई। जॉब कहां क्रिएट हो रही है, नोएडा में, पुणे में, बेंगलुरु में, वहां पर रह नहीं सकते 10,000 रुपए में, क्योंकि वहां पे लिवलीहुड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रहना खाना बहुत मुश्किल है। राइट, अब क्या हुआ, ये जो बात बता रहा हूं, तुम्हारे सीनियर जो तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल में नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे जो चीज पढ़ा रहा हूं, और जाके आज कंफर्म कर लेना। अब इधर सरकार ने ढेर सारा कि अपना इलेक्शन जीतने के नाम पे कि हम गरीबों के मसीहा हैं, हर गवर्नमेंट, किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं करो, हर गवर्नमेंट का यही काम है। इधर क्या हुआ, घर वाले कह रहे अरे 10,000 रुपये की नौकरी करने के लिए इतनी मेहनत, अरे घर में रहो, 4 रोटी तुम भी खा लो, सरकार ये दे रही है, सरकार इतना बेनिफिट यहां दे पहुंचा दे रही है। अब आपको भी लग रहा है यार ये क्या है, 10,000 रुपए के लिए मैं सुबह जा रहा हूँ, रात में आ रहा हूँ, जिंदगी खराब हो गई, ना यार ना दोस्त, बॉस की रोज डांट सुन रहा हूं, और गवर्नमेंट ने आपको कनेक्टिविटी नहीं दी अच्छी, ना तो आने जाने के लिए सुविधा, बस नहीं, ट्रेन नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई सस्ता आवास नहीं, जहां पर जॉब क्रिएट हो रहा है उसके आसपास सस्ता आवास, कोई सोच ही नहीं है। बिजनेस तो अपने आप डेवलप हो रहा है इस देश में कि भाई आसपास कोई सस्ता जो है रहने की जगह बनाएगी, ये बच्चा 10,000 रुपए में नौकरी कर रहा है तो इसका लिवलीहुड कॉस्ट इतना नहीं होना चाहिए, वो 10,000 रुपए का फ्लैट थोड़े ले पाएगा, क्या खाएगा फिर। तो ये क्या होगा, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, ये उसको वापस खींच लेंगे, चले गांव में रहो, 10,000 रुपये के लिए नौकरी मारो। अरे भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आज ये 10,000 रुपए पा रहा है, जो यूथ सुन रहे हैं वो भी ध्यान से समझे, बट वो एक एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस, जो उसकी एजुकेशन उसको नहीं दे पाई है। या तो गवर्नमेंट को एजुकेशन अच्छा करना चाहिए था, एजुकेशन में स्किल डालनी चाहिए थी, साथ साथ आपको कनेक्टिविटी देनी चाहिए थी, तब तो ठीक था। अगर आपने वेतन बढ़ा दिया तो ये कंपनियां भारत आएंगी नहीं। तो जैसे चाइना ने किया, गांव गांव में जाकर फैक्ट्रीज डेवलप कर दी, सप्लाई चेन, फैक्ट्री भी नहीं डेवलप की तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है कनेक्टिविटी कन्वेयर बेल्ट बना दिया कि गांव में एक पार्ट बन रहा है वो शहर पहुंच जा रहा है। सरकार ये कर ही नहीं पा रही है, वहां तो घरों घरों में सामान बना रहे और फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट पे डाल दे रहे, वो टुकड़े टुकड़े में आगे बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने गांव गांव जोड़ दिए तो उनको सामान बहुत सस्ता पड़ता है, इसीलिए चाइना का सामान पूरी दुनिया को बर्बाद किया जा रहा है, इतना सस्ता सामान बना लेते हैं। अब जरा इसको ध्यान से समझो कि क्या मैं बता रहा हूं। अब घर वाले भी बाहर कर दे, तुम भी सोचोगे इस उम्र में, अरे यार कोई एग्जाम की तैयारी कर लेते, जरा ध्यान से सुनना, कोई एग्जाम की तैयारी कर लेते, 10,000 रुपए मेरा कुछ नहीं होगा। पापा
हम फलाने की तैयारी कर लें, अब आ रहा हूं उसी काम पे। हाँ यार, ये 10,000 पल्ले में तुम्हारा क्या चलेगा, कैसे उसी दिन बोल देते हैं, बीवी बच्चा कैसे पालोगे, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। हमारा लाख तैयारी, अब बैठ जाता तैयारी करने। जॉब मार्केट में एक यूथ की कमी हो गई, ये कुछ सालों में एक्सपीरियंस हो जाता, और इसका एक्सपीरियंस इसकी स्किल को बढ़ाता है, इसकी स्किल उसके पैसे को बढ़ा देती। तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारे पास सही नहीं है। हम आज की देख लेते हैं, 10,000 रुपये में सरकार दे ही रही है, 10,000 रुपए का खाना पीना, चावल दाल मकान सबको दे रही है, अरे मारो गोली। और आप जॉब मार्केट में स्किल होने से महरूम हो गए, आप बाहर हो गए, यस या नो? तो आप देखिए कि अभी भी आप कहते हैं ना, लोग आजकल सोशल मीडिया, अरे हमारा यूथ 10 लाख यूथ पढ़ा लिखा है, 1 करोड़ यूथ पढ़ा लिखा है। अरे इससे नहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। अच्छा वो सब नितवे तो पढ़ते भी नहीं है, वो तो कहीं से किसी ने उनके पीए ने बता दिया, साहब ऐसे ऐसे बोलना है, हाँ हाँ ऐसे ऐसे बोलना है, हम आएंगे तो हम 20 करोड़ जॉब, साहब 2 जीरो ज्यादा लग गया। अब लग गया तो लग गया, कौन सा में भर्ती करनी है। नेता बेचारा ऐसे टीवी बोल जाता है, तुम पहले नहीं बता पा रहे थे कि 20 करोड़ में 2 जीरो ज्यादा लगता है, ठीक है अब क्या करे बेचारे को, बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है कौन सा उसको देना है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जब तक ये 4 आयाम एक साथ नहीं होंगे तब तक अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं हो सकती है। ये लाख यूथ पढ़ के निकल जाए, जॉब मार्केट भी तुमने बना दिया, अब आ गया तीसरा कि कनेक्टिविटी नहीं होना, जुड़ाव नहीं है। तो 2 तरह का जुड़ाव तुमने सीखा, फिजिकल और मेंटल। और गवर्नमेंट ही जो ये बेवजह की इतनी चीजें भर रही है, जिस यूथ को स्किल्ड करना था उसी को रोक रही है। इसीलिए जो फ्रीबीज होती हैं, जो मुफ्त में दी जाने वाली चीजें होती हैं, वो समाज में एक तरफा तुम देखते हो, समाजवादी नजरिए तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, बट ये इकोनॉमिक्स में एक स्किल को खत्म कर देता है। समझ में आया? आज ये बात है तुम्हें एकदम नहीं पता चली। अब चौथी बात पे आ जाओ, और खतरनाक है। फोर्थ वन, सिक्योरिटी, सुरक्षा। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, महिलाओं की स्थिति तो और इसमें बुरी है कि सब कुछ अगर है, मैं आपसे कहूं कि साहब बढ़िया पैसा आपको दे रहा हूं, अच्छी स्किल आपके पास, बढ़िया नौकरी है। मान लो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप एक आईपीएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर, अब जरा फील करो, ये एक बच्ची है, इसने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी नौकरी लग गई, आने जाने के लिए बस भी है, लेकिन ये जिस इलाके में, जिस कंपनी में काम करती है, जिस माहौल में काम करती है, वहां छेड़खानी की घटनाएं, महिलाओं के साथ यौन अपराध की घटनाएं बहुत ज्यादा है। और अब थोड़ी देर के लिए मुझे बताओ, अगर आपके घर में ऐसा कोई सीन हो, ये जॉब करने जा रही है, इसने अच्छी पढ़ाई की, नंबर 1 को पूरा किया, नंबर 2 को पूरा किया, जॉब भी लग गई इसकी, ट्रेन बस भी है, कनेक्टिविटी भी है, लेकिन जहां पर जा रही है वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत है, अपराधी बहुत है और बेखौफ है। मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ये बच्ची खुद नौकरी कर पाएगी, या अगर आप इसके मां बाप या भाई बहन हो, इसको नौकरी करने दोगे? कि अंधेरा होने के बाद इसके जीवन पर ही सुरक्षा है कि खतरा है? आप मुझे बताओ, जॉब करने दोगे? हां या ना? आप जॉब करने दोगे? बहुत बड़ा खतरा है, सुरक्षा पर खतरा है, वहां पर यौन अपराध बहुत ज्यादा है, हत्या, मर्डर, पुलिस डिपार्टमेंट सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, समाज सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, समाज में जो भेड़िए हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। आप जॉब करने दोगे? आप जॉब करने जाओगी? जो हमारी बच्चियां बताएं मुझे। सबका कमेंट चाहिए, सबका कमेंट चाहिए मुझे। अब अगर तुम इसे जॉब ही नहीं करने दोगे जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी, क्या ये जॉब मार्केट, इसको अपॉर्चुनिटी मिली, पढ़ी लिखी थी, मेहनत से पढ़ाई की, एग्जाम क्रैक किया, नौकरी मिल गई, बस ट्रेन भी है, लेकिन वर्क प्लेस पर सिक्योरिटी नहीं है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है? 3 कंडीशन पूरी हो रही, चौथी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। इज इट अपॉर्चुनिटी? इज इट अपॉर्चुनिटी? ये अवसर है?
जितने मेरे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे, बताएं मुझे। आप एक लड़के हो, चलो लड़कों को लग रहा था मुझे कोई डर नहीं है, चलो आप एक लड़के हो, आपको जमीन लोन सब कुछ दे दिया गया, लेकिन एक ऐसे एरिया में जहां नक्सलिज्म बहुत ज्यादा है, कब आपकी गाड़ी के नीचे आईडी आ जाए और धड़ाम से उड़ जाए कुछ पता नहीं है आपका। और मैंने कहा मैं आपको एक ऐसे इलाके में जमीन दे रहा हूं, लोन दे रहा हूं, फंड दे रहा हूं, आप जाकर काम करोगे, हाँ या ना? आप जाकर इस इलाके में फैक्ट्री लगाकर काम करोगे, या जहां पर अलगाववाद है, पुंछ है, पुलवामा है, या मणिपुर में अगर मैं बात करूं, आपसे मैं कहूं बेटा मैं आपको बेहिसाब जमीनें दे रहा हूं, लोन दे रहा हूं, जाओ फैक्ट्री लगाओ, बेटा खूब मन लगा के काम करो, जाओगे? या जॉब में गए तो जाओगे वहां पे, बोलोगे सर जान है तो जहान है, ये शरीर से ही सब कुछ है, यही नहीं रहेगा तो फिर तो ऐसी की तैसी, नहीं जाओगे ना? तो अब समझ में आया कि प्रशासन के लिए सुरक्षा प्रदान करना कितना जरूरी होता है। प्रशासन के लिए सुरक्षा प्रदान करना कितना जरूरी होता है। दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? दो एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर है? उत्तर प्रदेश, यूपी, आज से कुछ साल पहले इसको बीमारू स्टेट कहा जाता था। बीमारू स्टेट में, बीमारू स्टेट यानी जिसकी जीडीपी बहुत कम थी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, तो ये बीमारू स्टेट थे, यानी आबादी ज्यादा थी, संसाधन कम थे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सुरक्षा, सिक्योरिटी, माफिया, लैंड जो है ग्रैबिंग, ठेकेदारी में हत्याएं बहुत आम बात थी। और जीडीपी में इतना था नीचे कि इसको केंद्र से पैसा मांग कर काम करना पड़ता था। उत्तर प्रदेश में प्रशासन बदला, पुलिस अधिकारी बदले, नए नए ऑफिसर्स आए, दे स्टार्टेड डूइंग एनीथिंग टू एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के बिना आप निवेश नहीं पा सकते। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है लॉ एंड ऑर्डर। सुरक्षा पैदा होती है, अपराधियों में भय का माहौल होना चाहिए, वो खुलेआम ना घूमे कि किसी भी लड़की के ऊपर हाथ डाल दिया, किसी भी इंसान की संपत्ति छीन ली, किसी को भी ऊपर गोली चला दी। ये डर उनके अंदर होना चाहिए, और ये डर प्रशासन पैदा करता है, ऑफिसर्स पैदा करते हैं। नतीजा क्या हुआ? जिन लोगों को इनकाउंटर किया जाना था इनकाउंटर किया, बड़े बड़े जो जिनको बोला जाता था कि ये राजनेताओं के साथ बैठते उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता, उनका भी सफाया, सब कुछ A to Z। और इतना खौफ पैदा कर दिया कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ छोड़कर भागने लगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट से निकलकर उसने तमिलनाडु की जीडीपी को पीछे छोड़ दिया, और अभी वो गुजरात को पीछे छोड़ने वाला है, और उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1, ये एस्पिरेशन है नंबर 2026 तक का नंबर 1 जीडीपी कंट्रीब्यूशन में बनने वाला, और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की महत्वाकांक्षा यूपी पाल चुका है। इतना निवेश आ रहा है इसके पास, जस्ट बिकॉज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोवाइडिंग कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप स्मूथली काम करिए। हमारी बच्चियां रात में 10 बजे 11 बजे भी निकलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। डर जनता में नहीं, डर अपराधी के अंदर होना चाहिए, प्रशासन ने सीधे सीधे बोल दिया, और कोई सुनवाई नहीं, गलत हो तो हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप भले चाहे उस पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी हो, समर्थक, इट डजंट मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारे घर, हमारी नौकरी, हमारा निवेश ही हमारा घर चलाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा घर नहीं चलता है। सो बी क्लियर अबाउट दैट। देश का नंबर 1 जीडीपी में जाने की महत्वाकांक्षा पाल बैठा है, $1 ट्रिलियन का राज्य बन जाएगा नंबर 1। ये गुजरात को भी पीछे छोड़ देगा, तमिलनाडु जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट को इसने पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश ने बीमारू राज्य से मोस्ट प्रोग्रेसिंग स्टेट में, सबसे ज्यादा निवेश पाने वाले स्टेट में इसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है, और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर ये बन जाता है तो ये हिस्टोरिकल होगा कि एक बीमारू, सबसे ज्यादा राज्य वाला, सबसे कम संसाधन वाला उत्तर प्रदेश
देश की सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और सबसे बड़ी जीडीपी कंट्रीब्यूशन का जो है हिस्सेदार, यानी कि केंद्र से पैसा मांग कर चलने वाला राज्य अब वो इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर जो है वो बनने जा रहा है। ये आप अंतर देखिए, जस्ट बिकॉज ऑफ एस्टैब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्लियर है? वॉट एवर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, कि अगर आपकी सुरक्षा सुरक्षित है, अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो आज मैंने आपको क्या सिखाया? अब मुझे बताओ, अवसर के लिए अगर ये चार चीजें नहीं है, सब कुछ है। हमने क्या देखा? हमारी बच्ची नौकरी पा गई, ये तीनों चीजें थी, पढ़ाई की, नौकरी मिल गई, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? उसके पास अपॉर्चुनिटीज में चौथी चीज नहीं है, वो है सिक्योरिटी। क्या ये जॉब अपॉर्चुनिटी है? अब आपको समझ में आया कि केवल भर्ती निकाल देने से, केवल फैक्ट्री लगा देने से, केवल स्कूल कॉलेज बढ़ा देने से अपॉर्चुनिटी डेवलप नहीं होती है। और लड़कियों के लिए ये तो बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाता है, क्योंकि उनके लिए तो कनेक्टिविटी भी प्रॉब्लम है और सिक्योरिटी भी प्रॉब्लम है। अब समझ में आया कि जब समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती है तो जीडीपी को कितना नुकसान होता है। हमारी आबादी, आधी आबादी वर्कफोर्स से बाहर हो जानी शुरू हो जाती है। जो महिलाएं मुश्किल हालातों में, ट्रेनों में, बसों में सफर करके नौकरी जाती है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती वो जा सके। एक तरफ तो उनको पैट्रियार्कल सोसाइटी से लड़ना है, दूसरी तरफ उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट से लड़ना है, तीसरी तरफ परिवार की लड़ाई लड़नी है, चौथी तरफ अब उनको अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत बचाने के लिए भी लड़ाई लड़नी है। सो ये मल्टीट्यूड ऑफ फाइट्स है, ये बहुत बड़ी लड़ाई बन जाती है। और इसी लड़ाई की वजह से वो आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने से छूट जाती हैं। वो अपने पिता, अपने पति, अपने पुत्र की पहचान पर ही टिकी रहने के लिए मजबूर की जाती हैं। अब समझ में आया? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी? अवसर किसे कहते हैं? क्लियर हुआ कि ये जब तक चार डायमेंशन एक साथ नहीं होंगे, एक अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट नहीं होती है। इट इज नॉट अबाउट कि हाउ मेनी जॉब्स, ये नेता कहते हैं कि हम आएंगे तो इतनी नौकरी दे देंगे। अरे भैया, तुम्हारी नौकरी को कौन यूज करने जा रहा है? मेरे बच्ची का फोन आया, स्टूडेंट का फोन आया, उसकी जो है ट्रांसफर 200 किलोमीटर कर दी, घर उसका यहां, पति बच्चे यहां। बोले सर बताइए मैं क्या करूं, 200 किलोमीटर रोज आना जाना, सुबह 4 बजे निकलना पड़ता है घर से, घर में तनाव अलग, मारपीट अलग। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई आपने महसूस किया होगा, आज मैंने उसको स्ट्रक्चर कर दिया। सो अगर हम ये चारों डायमेंशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे सो बड़ा मुश्किल होगा। अब तुम्हें आज ये समझ में आया होगा कि सरकार स्वयं तुम्हें उस इनपुट के अंदर जाने से रोक देती है। आपको ये चक्र समझ में आया जो मैंने आपको बताया कि हाउ गवर्नमेंट स्टॉप यू, ये फ्रीबीज बांट के आपको एक्सपीरियंस पाने से रोक देती है, आपके सामने मेंटल बैरियर क्रिएट कर देती है। ये समझ में आया कि एक्चुअल चीज क्या है और आपको बताई क्या जाती है। सरकार कह रही है हम तो गरीबों के बहुत हितैषी हैं, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा जो स्किल गैप है वो क्रिएट हो रहा है। फिर जाकर उसको संसद में खड़े होकर चिल्लाते हैं कि भारत में 50% लोग स्किल नहीं है। ये बातें आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी, या शायद आपने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा होगा। यही मेरा काम है, आपको थिंकिंग सिखाना, आपको आगे लेकर जाना। और अगर आपको मेरा ये पैशन अच्छा लगता है, सो आई स्टार्टेड 2 टाइप्स ऑफ बैच। वन इज कॉन्सेप्टर प्रीमियम, 2 साल का बैच है, जीरो से हीरो का बैच है। बिल्कुल जीरो से हम शुरू करेंगे और हीरो तक पहुंचेंगे, यानी आपकी थिंकिंग, आपकी राइटिंग, आपकी स्किल, 360 डिग्री एनालिसिस करने की पावर, डिबेट करने की पावर, अपने कॉन्सेप्ट पे मास्टर बनने की पावर। लेवल 1 और लेवल 2 में पढ़ाऊंगा जीएस प्री का मेंस पूरा का पूरा। इसके साथ अगर आपको जुड़ना है तो 8285894079 व्हाट्सएप नंबर है। आज केवल 20 बच्चों की काउंसलिंग में करने जा रहा हूं, सुपर 100 का ये हमारा बैच है। अगर आप ऑनलाइन, अगर आप गुरुकुल नहीं आ सकते 7 अक्टूबर से, तो आप ऑनलाइन मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट माई बैच। ये तो मैं शुरू तो कर ही चुका हूं। आज मैं इसमें 1-1:30 बजे की क्लास में इसी जो मैंने डिस्कशन किया इस पे मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा आपसे कि 360 एनालिसिस क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे किया जाता है,
और अब जब आप इसको क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इंडिया में किसी ने भी इस तरह का सिलेबस एनालिसिस नहीं कराया। तो अगर आप भी कॉन्सेप्टर प्रीमियम में आना चाहते हैं, सो मोस्ट वेलकम इनटू द कॉन्सेप्टर प्रीमियम। 2 साल का बैच, जीरो से हीरो का बैच आप जोड़ सकते हैं। और आप नेक्स्ट आ सकते हैं 7 अक्टूबर से, कहां पर? गुरुकुल में मेरे साथ। 7 अक्टूबर से गुरुकुल 2 ईयर बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, गुरुकुल 2 ईयर बैच में। और यहां पर चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपकी पर्सनालिटी हो, आपका लाइब्रेरी हो, आपकी सिटिंग हैबिट्स हो, आपकी राइटिंग हैबिट्स हो, ये सब कुछ हम यहां पर कवर करा रहे हैं। तो यहां पर ये रहा नंबर 8750711100, 8750711133। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं गुरुकुल के लिए। थैंक यू सो मच। तो कैसी लगी आज की क्लास? लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, आपको बेल नोटिफिकेशन 1:30 बजे वाला नहीं मिल पाएगा। तो एक कम से कम आज क्या कुछ मैंने नया दिया, ये कम से कम बता के तो जाना है ना, ताकि मैं तो ये समझ सकूं कि कुछ नया दिया। और कायनात, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, बड़ी होनहार स्टूडेंट हमारी है। आज कुछ नया मिला तो उजांग सर के साथ एक ही लेक्चर को जब दूसरी बार पढ़ोगे ना, तो भी आपको नया मिल जाएगा। आप खुद जज कर सकती हैं कि टीचर कैसा है, कि ये टॉपिक पहले पढ़ाया था और आज आपको जो ये मैंने मेंटल कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ाया, ये कुछ नया था, लगा कुछ नया। और कैसे गवर्नमेंट खुद अपनी फ्रीबीज के माध्यम से जॉब मार्केट को डिस्टर्ब कर रही है। एक तरफ कह रही है कि हम लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं और उसी चक्कर में वो जॉब मार्केट को डिस्टर्ब कर रही है। ये सफर जारी रखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी काउंसलिंग करूं, मैं आपके बारे में लिखूं, आपके बारे में बताऊं, सो व्हाट्सएप करिए 8285894079। इस पर व्हाट्सएप करने के साथ साथ आपको मेरी बहुत सी क्लासेस फ्री मिलेंगी, जैसे मेडिटेशन की क्लास, जैसे इकोनॉमिक्स की क्लास, जैसे मेरी एसए की क्लास। जब आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे 8285894079, आपको मेरी ये क्लासेस फ्री मिलेंगी। तैयार है आप? और आप मेरे साथ अपनी डिस्कशन कर सकते हैं। सो वेलकम ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और फिर भी आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, सो आपका ये जो सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 3999 में प्रहार 2025 का बैच आपके लिए उपलब्ध है ऑनलाइन, राइट? ऑनलाइन है, मात्र 3999 में 1 साल का बैच, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए कॉलिंग शुरू करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या मेरे 99 के बैच में आप जुड़ गए? जो मैंने करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस और आंसर राइटिंग भी मैंने 99 में किया। जी हाँ, तो आंसर राइटिंग के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। सो आंसर राइटिंग का बैच क्या है? आंसर राइटिंग का बैच है आपका मात्र 99 रुपए में। 7 डेज की क्लास है, मास्टरी कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या कोडिंग होती है, क्या चीजें होती हैं, वो आपकी सोच को बदल देगा। मात्र 99 रुपए में आप उसके लिए भी 8285894079 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको क्लास की लिंक भेज दी जाएगी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यकीन मानिए इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपका पूरा टेम्परामेंट बदल जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और व्हाट्सएप करिए 8285894079 अगर आप मेरी कई क्लासेस फ्री भी चाहते हैं। और 99 रुपए में आप आंसर राइटिंग के अगर मास्टर बनना चाहते हैं, बी द पार्ट ऑफ दिस। तो आज मिलते हैं कितने बजे? 1:30 बजे। सभी लोग रहेंगे? कमेंट करके बताइए। कायनात ने लिखा सर 99 वाली आंसर राइटिंग क्लास तो जबरदस्त थी सर। ये आप मेरी स्टूडेंट रही हैं और जबरदस्त तरीके से जुड़ी रही है, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। मात्र 99 रुपए में आंसर राइटिंग। जो आज आपको डर लगता है कि क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे उसका कंक्लूजन लिखना है, ब्लॉट मेथड क्या होता है, कि हम आंसर की शुरुआत में ही 4 लाइन में हमारा सब कुछ तय हो जाता है, सो आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं मात्र 99 रुपए में, ओनली 99 रुपीज। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। लाइक्स अभी बहुत कम है। बी द पार्ट ऑफ, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर कल सुबह फिर मैं सिलेबस एनालिसिस की क्लास में मिलूंगा। तो कॉन्सेप्टर प्रीमियम के इस सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी ही मैं कॉन्सेप्टर प्रीमियम में वाई भारत मैटर लेकर आ रहा हूं। एस जयशंकर साहब, आपको पता है कि आज ये सबसे बड़ी अथॉरिटी हो चुके हैं एस जयशंकर साहब। तो आप अगर इसके साथ भी जुड़ना चाहते हैं, अगर मेरे साथ, तो आप एस जयशंकर सर की जो मेरी क्लासेस हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं। दिस इज द बैच
इन 699 रुपीज, कमिंग सून, बहुत जल्दी मैं इसको शुरू करने वाला हूं, वाई भारत मैटर, ठीक है। तो आप इसके साथ भी जुड़े, और अगर इंग्लिश का डर खत्म करना है तो 299 रुपए में इंग्लिश का बैच है। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। वाई भारत मैटर जो भारत की फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, भविष्य में जो हमारी विदेश नीति होगी, जो अभी तक कोई भी ये कोचिंग में जो नोट्स और किताबें पढ़ाई जाती है उसमें ये सब चीजें दी ही नहीं है कि क्या होने जा रहा है, भारत जो है कैसे एक सेपरेट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करने जा रहा है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं। कायनात ने लिखा सर मैं इसमें एनरोल कर चुकी हूं। तो डेफिनेटली जिन्हें पता है कि जब ओजांग सर ये सब चीजें पढ़ाते हैं तो अलग लेवल पे लेके जाते हैं, तो कॉन्सेप्टर प्रीमियम की शुरुआत यहीं से हो जाएगी। और कॉन्सेप्टर प्रीमियम को आज एक 2 बैच फ्री दिए जा रहे हैं, जो आज एडमिशन लेंगे उनको 2 बैच फ्री दिए जा रहे हैं। वाई जो हमारा द इंडिया वे था, और दूसरा प्रोडक्टिविटी बूस्टर। तो जुड़िए इसके साथ और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।